हूँ आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। तो मेरे चैनल पर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं फिनोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी की वीडियोस अपलोड करूँ। तो क्रिमिनोलॉजी की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है। अगर कोई टॉपिक छूट गया है या रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम मेंशन करके बता सकते हैं, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। क्योंकि बहुत सारी टॉपिक होते हैं जो शायद छूट जाते हैं, क्योंकि मेरे सिलेबस में जितना भी आता है मैंने आप लोगों के तक वो वीडियोस पहुंचाई हैं। लेकिन हो सकता है कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिनोलॉजी की भी मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और अभी एक वीडियोस मैं अब अपलोड कर रही हूँ आपके लिए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई, आपको कितनी यूज़फुल लगी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस ऐसी बनाऊँ फिनोलॉजीज़ के ऊपर भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ और टॉपिक नेम भी मुझे मेंशन करें ताकि मैं टॉपिक सर्च करूँ, उसके ऊपर नोट्स बनाऊँ। तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाए टॉपिक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम सोशियोलॉजी का या क्रिमिनोलॉजी का या किसी भी किनशिप का कोई भी ऐसा टॉपिक आप इस पर वीडियोस बनाइए, मतलब सोशियोलॉजी से रिलेटेड या बीएड से रिलेटेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस मिलती है, प्रॉपर नोट्स जो मैं के खुद हैंड राइट मेरे नोट्स होते हैं, आप लोग से मैं अपलोड करती हूँ आप लोग के लिए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे नोट्स कैसे लगते हैं, यूज़फुल होते हैं कि नहीं। बाकी आप मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दंड शास्त्र यानी कि फिनोलॉजी। तो फिनियोलॉजी क्या है देख पढ़ लेते हैं हम। दंड शास्त्र क्या होता है, देखिए मैं ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट्स में ही आपको मतलब पूरी लॉन्ग वीडियो इस पे नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है वीडियोस, तो समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने थोड़ा सा टॉपिक एक वीडियो में और थोड़ा टॉपिक एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए दंड शास्त्र क्या है। तो दंड शास्त्र अपराध का ही एक भाग होता है। जैसे कि अब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अपराध है तो अपराध का क्या कारण है, अपराध क्यों हुआ है, ये पुलिस हो गई जो उनका काम होता है समझना। तो जो भी जितने भी ऐसे संगठन हैं जो अपराध या क्रिमिनोलॉजी या क्राइम पेट्रोल जैसे कि आप देखते हैं उसमें सीआईडीज वगैरह जितने भी सारे संगठन बने हुए हैं, सीआईडी हो गया, पुलिस हो गई, सीबीआई हो गई, इस जितनी भी चीज़ें संगठन बने हुए हैं वो सारे इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई कोई भी अपराध हुआ है समाज में तो उसका कारण क्या है। उस कारण को देखते हैं, उसको सुधार करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको हम कहते हैं दंड शास्त्र, ठीक है। तो अपराध का ही एक भाग होता है, जब क्योंकि अपराध है तो उसका दंड भी दिया जाएगा और उसको सुधार भी किया जाएगा। जो अपराध के लिए दंड तथा जेलों के प्रबंधन से संबंधित है, किसी व्यक्ति को उसके अगर आपसे एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि दंडशास्त्र क्या है, तो आप बताएंगे कि दंडशास्त्र का ही एक भाग, दंडशास्त्र अपराध का ही एक भाग है जो अपराध के लिए दंड तथा जेलों के प्रबंधन से संबंधित है। किसी व्यक्ति को उसके अपराध या किसी कथित कार्य के लिए दंडित करना, उसे दंड देना, अपराधी घोषित करना। दंड शास्त्र अपराधियों को दंड देने से संबंधित विविधियों, सिद्धांतों व उनके उपचार का अध्ययन है, ठीक है। दंड शास्त्र में हम किस तरह का अध्ययन करते हैं कि उनको दंड कैसे दिया जाना चाहिए, किससे संबंधित होना चाहिए, उसके क्या प्रकार होने चाहिए, उनका सुधार क्या होना चाहिए, क्या से उनको हम निवारण करें, वो सारा हम दंड शास्त्र में पढ़ते हैं। उपरोक्त के अलावा इसमें जेल व्यवस्था, सुधारात्मक उपाय, पुनर्व्यवस्था आदि का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि पुनर्वास, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसने क्राइम किया है, जिसने अपराध किया है, उसको पुलिस के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा उसको सुधार करने का मौका दिया जाता है। उसके क्या कारण रहे हैं, मानसिक क्या कारण रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कारण रहे हैं, मानसिक कारण रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आता है कि दंड शास्त्र का क्षेत्र क्या है। तो दंड, जेल व्यवस्था, सुधार व उपचार, प्रवर्तित आदतन अपराधी दंड के बावजूद भी अपराधी का ना सुधरना, अपराधी न्याय प्रणाली सहयोग एवं तालमेल। तो ये सारे इसके क्षेत्र हो गए। मैं जैसे किसी भी चीज़ की एक कंडीशंस होती हैं, किसी भी चीज़ की एक लिमिटेशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आता है कि दंड शास्त्र के सिद्धांत क्या हैं। तो परंपरावादी सिद्धांत हैं। देखिए व्यक्ति अपने सुख या आनंद की प्राप्ति के लिए अपराध करता है, ठीक है। इसलिए उसे कष्ट या दुख पहुंचाकर अपराध से विमुख करना चाहिए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अपराध करने से पीछे वो कई बारी सोचेगा, लेकिन किसी चीज़ से उसको सुख मिल रहा है। अभी मान लीजिए
किसी के पास पैसे नहीं है, ठीक है, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको कोई भी चीज़ यानी कि कहीं जाना है या उसे किसी भी नीड है, कोई भी नीड है, उस नीड के लिए उसको पैसे चाहिए तो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करेगा। उसे कहीं से नहीं मिलेंगे, मतलब उसने किसी से मांगे, कुछ किसी ने नहीं दिए, फिर भी उसको उस चीज़ की नीड है, तो फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो कहीं न कहीं ऐसा क्राइम करेगा जिससे उसकी वज़ह से उसको पैसे मिल जाएँगे। तो उससे उसकी जो नीड है वो फुलफ़िल हो गई, तो इसलिए उसको लगा कि ये कोई बुरा काम नहीं किया मैंने, लेकिन समाज की नज़र में वो बुरा था, ठीक है? तो इसलिए उसको ऐसा कोई कष्ट देंगे जिससे उसको ये पता लगे कि जो तुमने चीज़ की है, जो तुमने अपराध किया है, वो तुम्हारी नज़र में भले ही सही हो, लेकिन समाज की नज़र में वो गलत है, ठीक है? फिर आता है कि नए परंपरावादियों ने इसमें यह सुधार किया है कि दंड का निर्धारण आयु, लिंग और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर कर दिया है। ठीक है कि अगर छोटे से बच्चे ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है तो उसको कैसी सज़ा देनी चाहिए, या 18 साल से नीचे वाले लोगों ने क्राइम किया है या बहुत ऐसे बुजुर्ग इंसान ने क्राइम किया है कि जिसको कठोर दंड नहीं दिया जा सकता, तो या औरत ने या लड़की ने, छोटे नाबालिग बच्चों ने, मतलब वो सारी चीज़ें एक कैटेगरीज में बांट दी गई हैं कि उनको दंड भी उसी के अनुसार दिए जाने चाहिए। फिर आता है कि प्रत्यक्षवादी सिद्धांत, किसी भी अपराध के पीछे मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, इसलिए दंड का निर्धारण अपराध की अपेक्षा अपराधियों की प्रवृत्ति के अनुसार होना चाहिए, है ना? कि किसी भी अपराध के पीछे यानी कि कोई भी मानसिक है कि मतलब वो स्ट्रेस में है या उसको किसी ने कोई बात नहीं सुन रहा, उसका समाज भी कोई बात नहीं सुन रहा, घर वाले कोई बात नहीं सुन रहे, वो एक मनोवैज्ञानिक तरीके या उसका कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, उसको उसको स्ट्रेस लेवल कोई है उसका, या कोई भी ऐसी चीज़ की जो वो कहीं न कहीं अपने आप में फँसा पड़ा है, तो ऐसे रोगियों के लिए भी अगर उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है तो ऐसे इसलिए दंड का निर्धारण अपराध की अपेक्षा अपराधियों की प्रवृत्ति के अनुसार होना चाहिए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें देखकर अपराध दिया जाता है कि उनका अपराधियों का निवारण किया जाता है। फिर आता है आधुनिक सिद्धांत, क्योंकि अपराध के लिए समाज भी ज़िम्मेदार है। मैं जो भी जो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ या जो भी ऐसे शब्द यूज़ करती हूँ जो आपको ईज़िली समझ में आ जाए। आपकी जो रेगुलर यूज़ में जो भाषा यूज़ होती है मैं वो यूज़ करती हूँ, तो आई होप आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो सही लगती होंगी और आप तक पहुँचती होंगी। मैं डिफ़िकल्ट जो एक स्टडी वाली जो लैंग्वेज होती है वो यूज़ नहीं करती हूँ। एक नॉर्मल जहाँ जो डेफ़िनिशन होती हैं सामाजिक विचारकों की या हमारे जो राइटर्स होते हैं उनकी जो डेफ़िनिशन होती है वो मैं एग्ज़ैक्ट वैसे ही रखती हूँ। बट जो भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ वो मैं ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिखती हूँ। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अपराध के लिए समाज भी जिम्मेदार है, इसलिए अपराधियों को सुधारने का दायित्व भी समाज का है। अपराधी को मानसिक रोगी समझकर उसका सुधार करने में अपना दायित्व निभाना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि कोई भी ऐसा क्राइम जो कि समाज में हुआ है, लेकिन उसका जो कारण है वो समाज है। मतलब कि जैसे कि अब आप ये मान लीजिए कि कोई भी लव मैरिज करता है तो पहले उसने अपने घर वालों से बोला कि भाई मुझे ऐसे ऐसे लव मैरिज करनी है, बट उसके पेरेंट्स ने नहीं माना। तो जो बच्चे हैं वो जो क्या कदम उठाते हैं कि वो घर से भाग जाते हैं। फिर घर से भागते हैं तो उनके साथ ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही होता हो, बुरा भी होता है। तो अगर वो ऐसे किसी क्राइम में फँस जाते हैं या ऐसा कुछ काम हो जाता है तो ये भी एक क्राइम है कि घर से भागकर शादी करना भी क्राइम है। बट अगर पेरेंट्स उनकी बात मान लेते हैं, दोनों पेरेंट्स की रजामंदी से वो काम हो जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो फिर वो क्राइम हो गया, ठीक है? तो उसका जो हर्जाना है वो कौन भुगतेगा? समाज ही भुगतेगा। तो कहीं न कहीं समाज को उसका निवारण करना चाहिए, ठीक है ना? फिर समाज को ही उसका मतलब समझ लेना चाहिए कि भई बच्चे थे, छोटे थे, नाबालिग थे, उन्होंने ऐसी गलती कर दी तो अब उनको सुधरने का मौका भी समाज को ही देना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है सिगरेट पीने लगा या छोटे बच्चे ने किसी को हर्ट कर दिया, किसी की जेब काट ली, किसी ने किसी की, मतलब तो ये सारी कि भाई कोई लड़का है वो घर से तो बहुत अच्छा है बट उसको पैसे घर में नहीं मिलते या उसकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही हैं या वो घर पे कुछ बता नहीं पा रहा है, तो ऐसे क्राइम कर देता है, तो कहीं न कहीं समाज उसका कारण बनता है। तो इसलिए जब भी कोई घर में पेरेंट्स हैं या दोस्त हैं या आपस में बड़े लोग हैं, सबको एक-दूसरे की बातें सुनना ज़रूर चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ों को हमें आस-पास समझना और समझना ज़रूर चाहिए, ताकि ये क्राइम जो है वो छोटे-छोटे क्राइम जो बड़े रूप ले लेते हैं वो ना हो, है ना? फिर आता है हमारा दंड। तो
दंड क्या है? राज्य द्वारा कानून के कानून विरोधी कार्यों के लिए अपराधियों को दी जाने वाली शारीरिक या मानसिक पीड़ा है। ठीक है, दंड है जिससे एक मानसिक या शारीरिक पीड़ा होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दंड हैं जो पुलिस अपने हिसाब से देती है या कोई भी ऐसे संगठन जो अपने हिसाब से देते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दंड के उद्देश्य क्या है, दंड के प्रकार क्या है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हैं कि दंड क्या है, दंड शास्त्र क्या है, और दंड के क्षेत्र क्या है, और दंड के सिद्धांत क्या है। तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ क्लियर करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दंड के प्रकार क्या हैं और दंड के उद्देश्य क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। नेक्स्ट संडे मेरी वीडियो आएगी कि उसमें दंड के प्रकार और दंड के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, दंड शास्त्र के प्रकार और दंड शास्त्र के उद्देश्य। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट, अपना प्यार से बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।